बाईं तरफ है सुमित, मेरी दाईं तरफ है अमित। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे अभिषेक के एक राज खोलने से। बॉस यही बैठे अकेले में बताइएगा। 2026 का जो असेंबली चुनाव है ये बाइपोलर होने वाला है, लेकिन एक तरफ बीजेपी और एक तरफ ममता है। कोई सबसे इंटरेस्टेड है तो वो है हुमायूं कबीर। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो, वाकई मस्जिद की जरूरत थी वहाँ। अगर मुस्लिम लीडर्स की बात करें तो हुमायूं कबीर की अपनी एक पहचान है। वहाँ पे अगर ओवैसी को साथ में खड़ा कर दीजिए और हुमायूं कबीर को, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर वो आदमी है। तब तक यहाँ कोलकाता में खेल हो जाता है। दीदी के मंच पर चढ़ने से पहले ऐलान हो गया कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला जाता है। ये ईडी की एंट्री कैसे हो जाती है? तीसरी पार्टी ईडी है क्या? ईडी को लेकर लगातार सवाल उठते आए। टीएमसी का पूरा डेटा जो है वो आईपैक के पास है। क्या प्रशांत किशोर तक पूछताछ जाएगी? प्रशांत किशोर ने 2021 के चुनाव में ममता का कैंपेन संभाला था, फोटो खिंचवाई थी। भाई ये तो जांच एजेंसी का काम है। उस फाइल में क्या था? नेता जो होता है ना, बहुत मैसेजिंग है, हो सकता है उसमें कुछ भी ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। फिर लेकर आई हूं रिपोर्टर्स अनकट और साथ में उन रिपोर्टर्स को भी जो कि फील्ड से सीधे आपके लिए खबरें लेकर आते हैं टाइम्स नाउ न भारत पर। आज हम फिर ऐसे रिपोर्टर्स से बात करेंगे जो कि टाइम्स नाउ न भारत के जरिए आप तक सीधी और सच्ची खबर पहुंचाते हैं, फैक्ट्स की पड़ताल करते हैं। ये कार्यक्रम है ऐसे ही रिपोर्टर्स का जो आज फिर हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बारी बारी से आपसे सबका परिचय भी कराऊंगी। सुमित जी अभी फोन में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, ये लांछन है मुझ पे, शुरुआत में बता दूं। आप भी देख रहे हैं मैं कोई लांछन नहीं लगा रही हूँ। मैं इन्हीं को सुन रहा हूँ। रिपीट कर दूं, आपने क्या क्या बोला? नहीं अभी शुरू से मैं अब तक रिपीट कर दूं? नहीं अभी मुझे इंट्रोड्यूस कर और सच्ची खबर लाने वाले रिपोर्टर की बात कर रहे हैं। तो मैं जो मुझे इंट्रोड्यूस कराने दीजिए। मेरी बाईं तरफ है सुमित, इनको आप सब जानते हैं। सुमित अवस्थी जी देश के नामी गिरामी एंकर हैं। मैं इनका परिचय कराऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतने बड़ी शख्सियत है कि इनका परिचय कराते मुझे लगता है छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता है कार्यक्रम की। तो सुमित अवस्थी जी देश के नामी गिरामी एंकर हैं। टाइम्स नाउ न भारत पर रोजाना शाम 7 बजे चक्रव्यूह कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो उस कार्यक्रम को देखना भी मत भूलिएगा आप। मेरी दाईं तरफ है अमित, नेशनल एडिटर हैं टाइम्स नाउ न भारत के। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें रिपोर्टर्स के जरिए व्यवस्था करते हैं कि आप तक सही समय पर वो पहुंच सके। सुमित की बाईं तरफ है अभिषेक राज, टाइम्स नाउ न भारत के तेज तर्रार रिपोर्टर। अमित की दाईं तरफ है अनुज मिश्रा, जो क्राइम, इन्वेस्टिगेशन और तमाम पहलुओं पे, पुलिस से जुड़ी तमाम बातचीत पर वो हमारे साथ टाइम्स नाउ न भारत पर जुड़ते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टाइम्स नाउ न भारत डिजिटल के इस खास कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करेंगे अभिषेक के एक राज खोलने से। बता दूं? बता ही दो, मुझे भी नहीं पता। मैं बता रही हूँ। राज है, कैसे पता होगा? राज को राज रहने दो। नाम में राज है, वरना राज तो नहीं। नहीं बॉस इशारों यही बैठे अकेले में बताइएगा। नहीं, मैं बता दूं, बंगाल से आए हैं और खास करके डिजिटल की टीम के लिए बंगाल की मिठाइयाँ लेकर आए हैं। ये अमित को भी नहीं पता है। हाँ, ये हमारे जो टीम में सबसे पहले इसे मुझे खिलाना चाहिए था। कोई जरूरी नहीं है कि आपको खिलाए, मुझे भी खिला सकते हैं, क्योंकि मुझे मिठाइयाँ पसंद है, इनको पता है अभिषेक को। ध्यान रखूंगा सर वो वैरायटी है ना सर, एक एक करके आएगा ना सर। तो ये राज मैंने खोल दिया। भेजेंगे अगली बार सर, वही तो बात। सुमित जी आपको भी नहीं मिली ना बंगाल की मिठाई? मैं तो मिठाई आजकल कम ही खा रहा हूँ, तो ठीक है। लेकिन ये दिलचस्प बात है कि बंगाल में इतनी कड़वाहट है भी वहाँ पर, और हम मिठाइयों की बात कर रहे हैं। अभिषेक, बातचीत की शुरुआत आप ही से करते हैं। बंगाल से आए हैं आप, ताज़ा लौटे हैं वहाँ से, क्या हाल है? यहाँ तो गर्मी कम, ठंड कम हो गई है, वहाँ कैसा सियासी माहौल? मैम सियासत और वेदर की अगर मैं बात करूँ तो वेदर बिल्कुल दिल्ली से उलट है। जैसे यहाँ हम जैकेट 2-3 पहन के घूम रहे हैं, रूम में हीटर चला रहे हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन सियासत का जो तापमान है वो यहाँ दिल्ली से बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्मी है। मतलब ममता बनर्जी जिस मूड में है और शुभेंदु अधिकारी का जो अभी पूरा एक एटीट्यूड नजर आ रहा है, मतलब आप मान के चलिए जो हमने साल 2021 में चुनाव देखा था उससे ज़्यादा टफ, ज़्यादा इंटरेस्टिंग, और मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा गंभीर ये चुनाव होने वाला है, बीजेपी के लिए भी, टीएमसी के लिए भी। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मुझे लग रहा है कि कोई सबसे इंटरेस्टेड है तो वो है हुमायूं कबीर। उसके बारे में बात करेंगे हम कि हुमायूं जी का क्या रोल होगा और कैसे हुमायूं जी बीच में एंट्री मार रहे हैं। बंगाल की बात करेंगे तो हुमायूं कबीर का जिक्र भला कैसे नहीं होगा सुमित जी। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं वो, जो यहाँ नहीं बन सकी
तो वो अब बंगाल में बन रही है। तो क्या आप कह रही हो यहाँ पे अखिलेश को बनवानी चाहिए थी? नहीं, या मैंने ओवैसी ऐसा को नहीं बनवानी मैं चाहिए? ऐसा आप क्या कहना नहीं चाह मैं रही ऐसा हैं? नहीं कह रही हूँ उन्हीं का बनता है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। यहाँ तो अब अयोध्या में तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन ये बाबरी प्रकरण ये क्यों फिर से शुरू हुआ है? आप इसको मतलब बंगाल चुनाव के लिए सिर्फ हुआ है कि वाकई मस्जिद की जरूरत थी वहाँ पे? जहाँ मेरे ख्याल से ना पिछले 3-4 बंगाल के असेंबली के चुनाव अगर आप देखेंगी ना प्रतिभा, तो ये बात निकल कर सामने आती कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 का जो असेंबली चुनाव है ये बाइपोलर होने वाला है। ये आमने सामने का मुकाबला है। एक तरफ राइट है, एक तरफ लेफ्ट तो नहीं कहना चाहिए ममता को, लेकिन एक तरफ बीजेपी और एक तरफ ममता है। इसको ऐसे आप कह सकते हैं। मुकाबला तो इन्हीं दोनों पार्टियों में दिख रहा है। पिछली बार जैसे लेफ्ट भी थी, कांग्रेस भी थी, उनका अलायंस हो गया था। उसके पहले चारों पार्टियां एक साथ लड़ रही थी 2015-16 के चुनाव में। उसके पहले अगर आप जाते तो ममता बड़ी पार्टी के तौर पर चुनौती दे रही थी लेफ्ट को 2011 में जब वो पहली बार सीएम बनी। तो मैं कह रहा हूँ या तो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट रहा या क्वाड्रेंगुलर कॉन्टेस्ट रहा। ये इलेक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें बाकी दो है ही नहीं, ममता है और ममता के विरोधी के तौर पर बीजेपी है। अब इसमें हुमायूं कबीर, असदुद्दीन ओवैसी, अधीर रंजन चौधरी, मतलब कांग्रेस हो गया या लेफ्ट हो गया, ये सब अदर्स में गिने जाएंगे। अगर आप जब टैली बनाते ना चुनाव में, थर्ड पार्टी मतलब थर्ड मोर्चा नहीं कहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता। ये आमने सामने की लड़ाई हो, जितनी आमने सामने की लड़ाई होगी उतना फायदा भाजपा को है। और ये जो भी बात कर रहे थे सुमित सर थर्ड फ्रंट की, सर मैं बता दूं आपको, हुमायूं कबीर अभी बैठे हुए हैं एकदम। आप सोचिए कि हर तीसरे चौथे दिन वो कोलकाता पहुंचते हैं, कलकत्ता के रॉयल बंगाल और वेस्टर्न होटल में जहां पे सीनियर लीडर्स बीजेपी और बाकी पार्टियों के बैठते हैं, वहां वो रुकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बाबरी मस्जिद का आपने जिक्र किया, इसकी कहानी की शुरुआत अगर मैं बताऊं आपको तो 4 दिसंबर को, आपको याद हो तो ममता बनर्जी की बहरमपुर में रैली थी। उस दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। हुमायूं कबीर को अंदर से इंटेंशन इस बात की थी, क्योंकि 3 तारीख को मैंने उनका इंटरव्यू किया था। हुमायूं कबीर ने ऑफ रिकॉर्ड मुझे कहा था कि मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन कल मुझे इनवाइट किया गया है तो मैं तो दीदी के कार्यक्रम में जाऊंगा। ये उनके उनके वर्ड्स थे। तब तक वो टीएमसी में थे। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सुबह सुबह 7 बजे हमें पता चला कि हुमायूं दा पहुंचने वाले हैं। अच्छा, बंगाल में दादा और दीदी का बहुत फैक्टर है। आप उनको श्रीमान कह के नहीं बुला सकते, दादा और दीदी का कॉन्सेप्ट चलता है। मैं अगले दिन सुबह 7 बजे ही हुमायूं दा को फ़ोन किया। मैंने बोला दादा कहाँ हैं? बोला मैं तो आ रही है रैली में बहरमपुर में, तुम वहीं पहुंचिए, वहीं मैं तुमको अपना बयान जो भी है वो देगी। मैंने बोला अभी तक टीएमसी में है ना आप? बोले एकदम टीएमसी का नेता, हम विधायक है भरतपुर से, कैसी बात कर रही है, दीदी से मिलेगी हम। 8:30 के लगभग में वो रैली स्थल पे पहुंच जाते हैं। 9-9:15 के आसपास वो मंच की तरफ जाते हैं। तब तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल थी। उनके अंदर जाने से पहले जो हमने उनकी बाइट किया था, उनका इंटरव्यू किया था, उसमें वो कह रहे थे दीदी आ रही है, बहुत जोश है लोगों में, टीएमसी सरकार बनाएगी, ये वो फलाना फलाना। अंदर जब वो गए, दीदी लैंड की, दीदी का हेलीकॉप्टर चॉपर उतरा और 1 घंटे का पूरा गैप हुआ। मैंने इतना गैप कभी बंगाल में किसी पॉलिटिशियन की रैली में नहीं देखा कि वो चॉपर से उतरने के बाद मंच तक 1 घंटा तक बैठा हुआ। वो कहाँ थी उस दौरान? वो कहाँ थी? वो अंदर बैठी हुई थी। वो अंदर मीटिंग चल रही थी जिसमें कि टीएमसी के जो 3-4 सांसद, वहाँ राज्यसभा के सांसद बड़े बड़े पहुंचे हुए थे, उनसे मंथन हो रहा था। जो ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, उनसे बातचीत हो रही थी। हुमायूं कबीर तब तक बाहर थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मंच के पीछे मीटिंग और इन सबसे इतर मंच के साइड में हुमायूं कबीर अकेले, कोई नहीं पूछ रहा था। तब तक यहाँ कोलकाता में खेल हो जाता है। कोलकाता में क्या होता है कि यहाँ पर जो बाबू हकीम है, जो कि टीएमसी के सीनियर लीडर मेयर माने जाते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसी बीच में दीदी के मंच पर चढ़ने से पहले ऐलान हो गया कि हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाला जाता है। इसके बाद पूरा का पूरा सिनेरियो वहाँ पे बदल गया। हमारे पास जब पूरा वो आया, पूजा जी हमारी जो बंगाल में एडिटर हैं, वहाँ पूरा देखती हैं, ब्यूरो है हमारा, तो पूजा जी का मेरे पास कॉल आया। पूजा जी मुझे बोली अभिषेक यार ये कलकत्ता में तो खेल हो गया। मैंने बोला क्या? हुमायूं कहाँ है? मैंने बोला हुमायूं तो अंदर मौजूद है ममता दीदी की रैली में। कि क्या बात कर रहे हो, उनको तो पार्टी से निकाल दिया। तो ये सब तब हुआ जब हुमायूं कबीर वहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैं इसलिए आ रहा हूँ उसके ऊपर कि हुमायूं इतने गुस्से में क्यों है और ममता से इतने खफा क्यों है। आप सोचिए दीदी वहां बैठी है ना, दीदी से उनको मिलने दिया गया ममता बनर्जी से। साइड में वो भागते भागते बाहर आए, मीडिया से छुपते हुए पीछे वाले गेट से। तब तक हम लोग साइड में खड़े थे, तो हम लोग दौड़ लगा के उनको पकड़े। उस दिन हुमायूं दा मेरे पे गुस्सा भी गए थे क्योंकि मैं लगातार उनको कन्फ्रंट कर रहा था। मैंने बोला दादा आपसे सवाल मैंने पूछा था, सब ठीक है, सब ठीक है, आपने बोला सब ठीक है, ये क्या हो गया? तो हुमायूं दा कहा जो भी हुआ है मैं इसका जवाब 6 दिसंबर को देगी।
और उस दिन उन्होंने बाइट में कहा कि मैं बाबरी के स्टैंड पे एकदम क्लियर है, मैं बाबरी बनाएगी, किसी में हिम्मत हो तो रोक के दिखाए। दीदी को वहीं से उन्होंने चैलेंज किया और वहीं पे उनका पहला स्टेटमेंट था कि ममता बनर्जी की सरकार को मैं ही गिराएगी और जो भी करना पड़ेगा मैं करेगी। ये स्टेटमेंट था हुमायूं कबीर का और वहां से दिलचस्प कर दिया है। अमित, मैं आप पे आती हूँ आपके पास। ये जो हुमायूं कबीर का बाबरी मस्जिद बनाना, इसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये एक बीजेपी की रणनीति है, बीजेपी का सपोर्ट है, बैक से समर्थन है हुमायूं कबीर को, ताकि जो वोट बैंक है ममता बनर्जी का वो डिवाइड हो सके। आप इसको कितना मानते हैं सही? नहीं, मुझे लगता है इस बार का अगर चुनाव आप देखें तो बंगाल में एक हमेशा ना एक बैटलफील्ड बनता है। पिछले बार नंदीग्राम था जहाँ पर ममता और शुभेंदु आमने सामने थे, इससे पहले सिंगूर था। इस बार जो है ना वो मुर्शिदाबाद है, मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई, मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर सबसे बड़ा चेहरा बनकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का जो पूरा चुनाव है उसका जो बैटलफील्ड होगा वो मुर्शिदाबाद होगा, मुर्शिदाबाद। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बीजेपी का कोई प्लान है। लेकिन देखिए, हुमायूं कबीर, अगर मुस्लिम लीडर्स की बात करें तो हुमायूं कबीर की अपनी एक पहचान है। वहाँ पे अगर ओवैसी को साथ में खड़ा कर दीजिए और हुमायूं कबीर को, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर वो आदमी है हुमायूं कबीर है। और एक और चीज़ है, बंगाल में ना रीजनल लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। वहाँ की जो जनता है ना, बाकी बिहार यूपी उस टाइप से आपको नहीं मिलेगी कि योगी जी आ रहे हैं तो उसके पीछे हम भागेंगे। लेकिन जो वोट जो है ना वो कन्वर्ट आपके रीजनल लीडरशिप की तरफ से होता है। तो मुझे लगता है कि एक फोर्स के तौर पे खड़ा हो रही, जो भाजपा को सूट कर रही है दो तरह से। एक तरह से उसकी पिच है कि बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, इसके बहाने वो इस चीज़ को और बढ़ाएगी, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ाएगी कि निश्चित तौर पर, जैसा कि सुमित जी ने भी कहा कि इस बार बीजेपी और आमने सामने है, उन्हीं दोनों के बीच चुनाव है, और उसमें अगर बाबरी जैसे मसले आते हैं तो वो बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन इसमें जो फैक्टर होंगे वो जो वो बोला जाता ना कि भद्रो लोग जो वहाँ के कहा जाता है, जो करीब 60 से 70 सीटें हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत फ़र्क नहीं करती हैं। अगर उनको कहीं कन्विंस कर लेगी बीजेपी, उनको कहीं 60 से 70 बात तो करते हैं, लेकिन तो वो अगर चेंज होता है, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा तो पूरा इलेक्शन बदल जाएगा। तो ये जो अभी कहा ना अभिषेक ने, बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू में बोल के चले गए कि जब वो 3-4 दिन में कलकत्ता जाते हैं हुमायूं कबीर, तो उन होटलों में जाते हैं जहाँ बीजेपी के बड़े नेता रुक रहे हैं। तो जो अमित बोल रहे हैं, दोनों को आप जोड़ लीजिए। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा सवाल मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये दोनों ने रिकॉर्ड पे कहा है। उनका अपना वो घर नहीं, वहाँ पर इनका मतलब इन पर मैं ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ अभी। वैसे अमित का भी रोज मतलब पश्चिम बंगाल आना जाना लगा हुआ है, हमारी सारी टीम लगभग जा रही है, सब लोग बंगाल आ जा रहे हैं, चुनाव का समय आ रहा है तो सबका दौरा हो रहा है वहाँ पर। मैं थोड़ा अनुज के पास आती हूँ। अनुज, ये जो चुनाव के समय में चुनाव आयोग काम करे, ठीक है, प्रशासन काम करे, ये तो समझ में आता है, ये ईडी की एंट्री कैसे हो जाती है? और ये इसकी टाइमिंग, मुझे सुमित जी हंसी आ रही है आपको, लेकिन बात सवाल गंभीर है। सवाल अच्छा है, सवाल गंभीर है। आपने अच्छा टर्न मारा है। ये कह रहे हैं मैं इसलिए हंसा कि मैंने बाइपोलर बोला, मुझे ट्रायंगुलर बोलना चाहिए। तीसरी पार्टी ईडी है क्या? ये ईडी की टाइमिंग जो है, आपको कुछ संदेह है इसकी टाइमिंग पर? ईडी अपना क्या काम कर रही है तो बाद में आप खुद ही बता देंगे। ईडी की टाइमिंग को लेकर आपका क्या कहना है, ये बताइए। नहीं, मुझे ईडी की तरफ से बोलना है या फिर मैं नॉर्मल बोलूं? नहीं, आप ईडी की तरफ से क्यों बोल रहे हैं? आप ईडी की नहीं, इसको लेकर, ईडी की टाइमिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी सरकार की तरफ से बाकायदा ये बात कहा गया कि जो मामला 2024 फरवरी में इसमें लास्ट गवाही हुई थी, उसके बाद से ही ये मामला ठंडा पड़ा हुआ था। लेकिन 8 जनवरी को अचानक ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं, पश्चिम बंगाल सहित तमाम जगहों पे छापेमारी करते हैं और आईपैक पर सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ममता बनर्जी का साफ तौर पे ये कहना था कि टीएमसी का पूरा डेटा जो है वो आईपैक के पास है। ऐसे में ईडी का वहां पर छापेमारी करना कहीं ना कहीं संदेह खड़ा करता है और ईडी पर भी सवाल खड़े करता है। ईडी को लेकर लगातार सवाल उठते आए हैं, चाहे हम दिल्ली इलेक्शन की भी बात करें तो दिल्ली इलेक्शन में भी हमने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुई, चाहे लीकर पॉलिसी की बात की जाए, सक्रियता तेज हो जाती है उनकी चुनाव के समय में ज्यादा। हाँ बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। हालांकि इस बाबत ईडी का अपना तर्क है। ईडी का ये कहना है कि हम जांच करते हैं, जांच के दौरान हमें जैसे जैसे एविडेंसेस मिलते जाते हैं वैसे वैसे हम अपना एक्शन लेते हैं। इस दौरान भी ईडी का ये कहना था कि हमें एक इनपुट मिला था, इनपुट के आधार पर हमने छापेमारी की।
हम अभी तफ्तीश अपना कर ही रहे थे, तभी ममता बनर्जी लाव लश्कर के साथ पहुंच जाती हैं, अपने बड़े बड़े अधिकारियों के साथ पहुंच जाती हैं और बाकायदा हमने इतना पार्शियलिटी किया था, ईडी का ये साफ तौर पे ये कहना था कि जो अधिकारी थे वो न सिर्फ हमारे ऊपर हावी होते हैं बल्कि एक अधिकारी का तो फोन तक ले लेते हैं, उसके बाद फिर उसको दिया जाता है बाद में कि भाई हमारा क्यों फोन ले रहे हैं। काफी कन्फ्रंटेशन था बंगाल पुलिस और ईडी के और बीच में। 3 अधिकारी जो थे जिसमें से एक अधिकारी दिल्ली से ही यहाँ से गए हुए थे, उन पर सारे, चाहे डीजीपी की बात की जाए या कमिश्नर की बात की जाए या ममता बनर्जी खुद इतना ज़्यादा हावी थी कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। ईडी का ये कहना है कि हमें काम करने देते, अगर चीज़ें नहीं मिलती, भाई ये तो जांच एजेंसी का काम है, जांच एजेंसी अपना काम करेगी, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरीके से लाव लश्कर के साथ आप आते हो, इतना नहीं एविडेंस के साथ खिलवाड़, क्योंकि फ़ोन प्रतीक जैन का, या हम बात करें वहाँ पे जितने एम्प्लॉय थे उनमें से लोगों का फ़ोन, जो डिजिटल आपका डेटा होता है, डिजिटल सबूत जिसको आप कहते हैं, उसको वहाँ से ले जाना, ये कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल खड़ा करता है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी की तरफ से तर्क रखा गया था। ईडी को यहाँ पर राहत मिली है, जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी ममता बनर्जी की तरफ से, 4 एफआईआर दर्ज कराई गई थी जिसमें अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया, हालांकि जवाब मांगा गया है न सिर्फ ममता बनर्जी से बल्कि ईडी से भी जवाब मांगा गया है, क्योंकि जो राज्य सरकार का कहना था टाइमिंग को लेकर, जिस पर आपका भी भी था कि भाई ये मेरा कहना नहीं है, ये तो जो मैं तो ऐसे एक चीज है कि जैसे ये मामला जो है 2020 का है, जब 2020 में गोवा के चुनाव में कहा जा रहा है जो आरोप है कि हवाला से पैसा गया, उस समय आईपैक को कौन देख रहे थे? प्रशांत किशोर। तो क्या प्रशांत किशोर तक पूछताछ जाएगी? क्योंकि भाई उस समय सारा अगर उसको हेड करना था तो ये मुझे लगता है कि और बस प्रशांत किशोर ने 2021 के चुनाव में ममता के कैंपेन संभाला था, फोटो खिंचवाई थी। जब चुनाव जीत गई थी ममता तो बाहर निकल के प्रशांत किशोर अभिषेक के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे थे। जांच जो है पूछताछ है वो प्रशांत किशोर तक जाएगी क्या? ऐसा कुछ अधिकारी बता रहे हैं। ये है कि इसमें आप देखिए आईपैक में जो पूरे उसके हेड हैं वो सिर्फ प्रतीक नहीं है, उनके साथ 2 लोग और हैं, लेकिन आप सोचिए चेहरा कि प्रतीक है, चेहरा प्रतीक है, लेकिन रेड वो इसलिए क्योंकि एडवाइजर भी है, और दूसरी बात ये है कि प्रतीक ही पूरा बंगाल चैप्टर देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि पहले भी 2021 का जो चुनाव हुआ था प्रतीक का ही पूरा रोड मैप बनाया हुआ था और प्रतीक पे बहुत ज्यादा ममता डिपेंडेंट है, मतलब एक हम क्लोज फ्रेंड टाइप कह सकते हैं, वो हमेशा सजेशन लेते रहती हैं। और जो अनुज भैया बता रहे थे अभी कि जिस तरीके से ईडी की टीम पहुंची और ये सब हुआ, एक तरह मुझे लगता है भैया ये पावर टसल था कि मैं बड़ा या तुम नहीं, यहाँ पे एक चीज और पावर टसल बनाया इन्वेस्टिगेशन में पावर टसल दिखाया गया कि तुम मेरे इलाके में आके मेरी जांच कैसे कर सकते? ममता का वहां जाना वो दिखाता है कि तुम मेरे आगे में कैसे आ गए। सुनील सर, ईडी के अधिकारियों का ये कहना होता है कि बंगाल में काम करना बड़ा मुश्किल होता है, न सिर्फ वो जितने देर ऑफिस में बैठते हैं या घर जाते हैं, बहुत कम वो लोग बात करते हैं, उनका ये कहना होता है कि हम हमेशा डरे रहते हैं और इसीलिए ज़्यादा समय वो एक अधिकारी जो है ज़्यादा समय बंगाल में नहीं बिताता, पश्चिम बंगाल में। उनका ये कहना होता है कि कहीं ना कहीं हमें शक होता है कि हमारी जासूसी की जा रही है, कोई है जो हमें देख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो माहौल है वो ममता के, मुझे लगता है कि ये हमेशा होता है, जिसकी जहाँ पर तूती बोलती है वो वहाँ पर अपना अपर हैंड रखना चाहता है। आप याद करिए जब महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, महाराष्ट्र की पुलिस कमिश्नर पर तमाम इल्ज़ाम लगे थे, याद करिए, है ना? उस वक्त भी एक कन्फ्रंटेशन की स्थिति आई थी। वो लालू का आदमी, बिहार के जो डीजीपी थे वो चले गए, तो ये कौन सा सुशांत सिंह वाला मामला था ना, उस वाले मामले में कैसे 2 राज्यों की पुलिस सामने, परमवीर सिंह कैसे 2 राज्यों की एजेंसी सामने थी। झारखंड में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, वही चीज यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या ना सीधे सीएम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। हाँ। ये जो एक मेरे भी एक ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एक उसको इस तरह से देखिए कि आज की डेट में जो मुझे लगता है पॉलिटिशियंस में, अपोजिशन के पॉलिटिशियन में थोड़ी शार्प है, वो चीज़ों को मुद्दा बनाना जानती है कि कैसे ये हो सकता था आराम से। वो वहाँ पहुँच के मेरे फाइल ले रहा है, मेरी प्लानिंग ले रहा है, वो उसको दूसरा रंग दे दी। अगर इसमें एक और चीज़ मैं भी बोल रहा था कि एक मेरे ईडी के दोस्त है, उसने बताया कि वहाँ पे जो अधिकारी जाते हैं उनको डर लगता है कि जब आप खाना खाने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है कोई आपसे जानवर का टकरा जाए, मामला बन जाए, इस तरह की कई चीज़ें होती है और वहाँ पर इसलिए ज़्यादा डर है। मतलब मुझे लगता है कि बाहर में इस तरह का डर नहीं है, बट बंगाल में क्या है कि वो बहुत एग्रेसिव है। ममता बनर्जी बहुत एग्रेसिव है, वो किसी चीज़ को लाइटली नहीं जाने देती कि आप आओ और कुछ करके चले जाओ, ऐसा नहीं है।